तो आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आधा फिजिक्स इसी में ही तुम समाप्त कर सकते हो। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। तो न्यूटन्स, ये देखो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, वो तुम लोग हमेशा उस चीज को एक्सपीरियंस करते रहते हो। देखो जब मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के वीडियो के लास्ट तक जब पहुंचोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वाकई में हमारी लाइफ में हर जगह न्यूटन्स लॉ यूज होता है। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया और 3 लॉ से हम फिजिक्स के जो आधा कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स ने 3 नियम दिए, 3 लॉ दिए, जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो हम एक एक करके तीनों लॉ को आज जानेंगे। फर्स्ट जो है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? पहले मैं अगर तुमसे एक चीज पूछूं, उसका जवाब दो। आप जिस टेबल पर बैठ के स्टडी करते हो, उस टेबल में जो बुक्स रखी है, तो वो बुक्स जब तक तुम उसको हाथ नहीं लगाते हो तो क्या वो बुक वहीं पर रुका रहता है? बिल्कुल रहता है। ये तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जब तक वो रेस्ट पोजीशन पे है या रेस्ट स्टेट में है, वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या तो मैं ये भी कह सकता हूं, किसी स्ट्रेट लाइन पर वो अगर यूनिफॉर्म मोशन करता है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तब भी वो रेस्ट में ही माना जाता है। जैसे अगर देखो मैंने इस बोर्ड को यहाँ पे सिचुएटेड कर रखा है ना, देखो इसको यहाँ पे हैंगिंग करके रखा है, तो क्या ये बोर्ड इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जब तक मैं इसे नहीं हटाऊंगा तब तक ये बोर्ड जैसा रखा है वैसे ही रहेगा। जैसे टेबल पर रखा हुआ तुम्हारा बुक्स, जब तक तुम उसको नहीं उठाओगे तब तक वो बुक्स वहीं पर रहेगा। तो यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जब तक वो कोई भी बॉडी और कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो देखते हैं इसका लैंग्वेज कि आ बॉडी a body must continue in its state of rest or of uniform motion in motion along straight unless acted upon by external force। तो देखो फर्स्ट लॉ का लैंग्वेज भी वही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी हो, वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। साथ ही साथ कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट वो अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन करता है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, तब भी वो हम उसको क्या मान सकते हैं कि वो रेस्ट में ही है। अब हम जानेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं न्यूटन के जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू
अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो लीनियर मोमेंटम में चेंजेस होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं एक सिरे में पकड़कर, मान लो ये कुछ इस प्रकार है, इसे सिचुएटेड किया गया है और इसे इस प्रकार से मैं घुमाता हूं, ये मैं इसको घुमा रहा हूं, तो देखो क्या ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपने वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज कर रहा है? बिल्कुल चेंज कर रहा है। मींस इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब इसको। सेकंड लॉ, द rate of change of the linear momentum of the linear momentum is proportional to the applied external force. Take a placed in the direction of एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है? टेक अ प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिधर उसको एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को जब घुमा रहा था, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी लीनियर मोमेंटम को चेंज कर रहा हूं, तो देखो इसकी मैं फोर्स के डायरेक्शन में हाथ को किधर किधर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। किधर घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर है? क्लॉकवाइज। तो जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है। तो वही कहा गया है कि जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो फोर्स की डायरेक्शन होता है। ठीक है, हाँ ओके। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही होता है। क्या यही होता है? ये सबको पता है। हाँ, ये जो है ये रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये क्या कहता है कि दिस फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ इज वैलिड इन ऑल केसेस। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये न्यूटन्स लॉ का ये जो इक्वेशन है, ये सभी केस के लिए क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। देखते हैं, इफ m is the mass of the body or particle and v is the velocity, then तो अगर हमारे पास पार्टिकल या बॉडी दे रखा है, उसका मास अगर m हो और v क्या हो? उसकी वेलोसिटी हो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होगा, देन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा एम वी, वेयर जहां एम जो है वो कांस्टेंट है, वेयर एम इज कांस्टेंट
m क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं f इक्वल टू d अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा, m v वेक्टर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो m तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता है, तो m कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, dv अपॉन डी टी। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वही क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि F बराबर क्या जाएगा, m, और ये क्या है, a वेक्टर। तो यही है न्यूटन सेकंड लॉ, कि न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो उसके मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हम इस फोर्स, जो हमारे पास फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, इस फोर्स के जो कंपोनेंट है वो देखेंगे अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो। और ये देखेंगे हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए, कि कोई सिंगल पार्टिकल के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो फोर्सेस के, जो जितने भी फोर्सेस होते हैं उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं देखूं, फॉर अ सिंगल particle, if fx, fy and fz, we Cartesian component of Cartesian component of f vector, then कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा हमारा, x, y, z, ये कंपोनेंट होगा। तो अगर मैं x डायरेक्शन में जो फोर्स देखूं वो क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो Fx इक्वल टू m डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स, डी टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं देखूं Fy में, तो सेम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर मैं एफ जेड में देखूं तो सेम जेड एक्सेस में भी वही होगा, डी टू जेड अपॉन डी टी। मीन्स क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो एक्सेलरेशन और तुम्हारा मास का प्रोडक्ट है वो किस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट में या एक्स कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स। ठीक है, वाई कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स और ये जेड कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स। तो अगर मैं कोई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेता हूं और उस कोऑर्डिनेट, उसके कंपोनेंट में अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिखना, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, नॉट फॉर अदर कोऑर्डिनेट, चाहे स्फेरिकल के लिए बोलो या सिलेंड्रिकल के लिए बोलो। तो ये लाइन अपनी नोटबुक में बिल्कुल नोट डाउन करके रखना, आगे आपको बहुत काम आएगा। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो बहुत अच्छा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं, अगर आपको दिखा भी सकता हूं, अगर मैं कोई क्या लेता हूं, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेता हूं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, उसमें वेरिएबल क्या होता है, आर, थीटा एंड फाई होता है। तो अगर मैं फोर्स लू आर में, तो वो नॉट इक्वल किसके होंगे, एम डी टू आर अपॉन डी टी। सेम एज अगर मैं फोर्स लू किसमें, थीटा में, तो वो भी क्या हो जाएगा, एम डी टू आर नॉट इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी। सेम एज अगर मैं लू एफ फाई, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू एम डी टू फाई अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अगर यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है,
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता भी है या नहीं। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। जो मैंने कहा कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर इसके द्वारा एक फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये इस पर भी एक फोर्स लगाएगा, ये बात न्यूटन का सच है भी या नहीं। तो देखो, जैसे मैं इस बॉल को फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ता हूं तो क्या होता है कि ये बाउंस करता है। बाउंस कर रहा है मीन्स क्यों बाउंस कर रहा है बता सकते हो? क्यों जैसे बॉल अपनी वेट के कारण इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इस पर आके एक ये फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। जैसे ये फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है तो ये भी इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसके कारण बाउंस होके ये ऊपर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हाँ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो वास्तव में वैलिड है। चलिए अब देखते हैं कैसे। तो मैं अगर बात करूं न्यूटन थर्ड लॉ की, तो थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। Thus F ऑब्जेक्ट 2 की वजह से 1 पर फोर्स एंड ऑब्जेक्ट 1 की वजह से 2 पर फोर्स V द फोर्स exerted on each other respectively। तो क्या पाते हैं हम? वी हैव क्या पाते हैं? हम देखते हैं कि देखो, टू बॉडी के कारण जो फर्स्ट बॉडी पर क्या किया गया है, फोर्स लगाया गया है। सेम एज फर्स्ट बॉडी के कारण टू पर भी फोर्स लगाया गया है और ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल बट क्या है, ऑपोजिट है। तो टू के कारण, ऑब्जेक्ट टू के कारण फर्स्ट पर जो लगाया गया फोर्स है वो इक्वल क्या है, किसके इक्वल है? 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स के, बट इक्वल है और क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है तो क्या आ जाएगा, माइनस। क्योंकि अगर मान लो ये दोनों आपस में जब टकरा रहे हैं और बाउंस करके ऊपर आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा था, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा है, इसलिए क्या आया, माइनस आया। कि सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर लगाया गया फोर्स जो है वो इक्वल तो है 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स के, बट नेगेटिव। क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये था न्यूटन के 3 लॉ और ये 3 लॉ से आधी फिजिक्स तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बस जितना मैंने कहा ये बेसिक चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए कि कब फर्स्ट लॉ लगता है, कब सेकंड लॉ लगता है और कब थर्ड लॉ लगता है। तो मैं होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।